हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सेशन की शुरुआत से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं जीएल चौधरी दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से ये दिवाली आप लोगों के जीवन में एक अलग ही खुशियाँ लेकर के आएँ। जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका आपके अलग अलग भर्तियों के माध्यम से, वो दिवाली की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम ये दुआएं करते हैं माँ लक्ष्मी से कि अगली दिवाली से पहले पहले आपके जीवन में भी एक सरकारी नौकरी नुमा दिवाली मनाने का मौका, उत्सव आप सभी के जीवन में आए। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी अपने अथक परिश्रम, अथक मेहनत के साथ लगे रहें और पूरे जी जान से जुटे रहें। निश्चित रूप से महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप विद्यार्थियों के जीवन में अति शीघ्र बरसेगा। तो आज के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप तो आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आपके परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरी ओर से इस दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी राम राम प्रणाम। मेरी ओर से आपके माता पिता को, आपके बड़े भाई बहनों को और आपके जो भी बड़े सदस्य हैं उन सभी को मेरी ओर से प्रणाम है इस दीपावली के त्यौहार का। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की और कुछ सवालों को लेकर के हम देख लेते हैं। ये सेशंस भी इसलिए ही रखे गए हैं ताकि आपकी ये जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूटी रहे, उसमें अवरोध नहीं पैदा हो। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस सेशन में। लगभग हम 385 के आसपास सवाल देख चुके हैं और आज के इस सेशन में हम जो हमारा सवाल है उस पर आते हैं और उस पर बात कर लेते हैं कि कौन सा सवाल जिसको कह सकते हैं हमारे इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। आइएगा, सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा पहला सवाल। कृषि विज्ञान के संदर्भ में उस प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जैव खरपतवारनाशी यानी कि बायो हर्बिसाइड का नाम क्या है जिसे 1981 में विकसित किया गया था और जो फाइटोप्टेरा पल्मीवेरा कवक के बीजाणुओं से व्युत्पन्न है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का दिखाना है आपको। ठीक है, तो इन द कंटेंस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ऑफ बायो हर्बिसाइड। देखिएगा, बायो हर्बिसाइड भी कह देते हैं, बायो हर्बिसाइड भी कहते हैं इन्हें, और इनको हम माइको हर्बिसाइड भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? इन्हें माइको हर्बिसाइड भी कहते हैं। सामान्यतः ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला खोजा गया जो माइको हर्बिसाइड है डिवाइन, जैसे कोलेगो, बायोमेल, ठीक है, बायोमल, ये आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये है फंगस के द्वारा निर्मित होते हैं ज़्यादातर। तो इनमें से आपके बायोपोस, कोलगो, डिवाइन और लोबोवो 2। और डिवाइन 2 जो है ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो फंगस के द्वारा तैयार है। विशेष रूप से ग्रेमिनी फसलों में इसका प्रयोग कर लिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बायो हर्बिसाइड किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या है आपके तैयार किया गया है, ये ध्यान रखना आपको। तो डिवाइन, ये ध्यान रखना, माइक्रो हर्बिसाइड भी कहते हैं इन्हें, डिवाइन, कोलगो, बायोमल, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल एआरओ एग्रोनॉमी में भी पूछा गया था आपके, तो ये ध्यान रखना, ये कोलेटोट्राइकम फंगस के द्वारा भी तैयार किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। जो डिवाइन है ये कोलेगो, आपके कोलेटोट्राइकम जो फंगस है उस कोलेटोट्राइकम फंगस के द्वारा भी तैयार होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, पशु पोषण और कृषि में उपयोग के संदर्भ में, पशु पोषण और कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी खली उस श्रेणी में आती है जिसे मनुष्य या पशुओं के द्वारा सीधे उपभोग के लिए खाद्य यानी ईडिबल माना जाता है, जबकि अन्य विकल्प अखाद्य खली के। सवाल बहुत आसान है लेकिन सवाल को थोड़ा सा लेंदी किया गया है लैंग्वेज को बदल करके। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में भी जिसको कह सकते हैं होगा कि आपके सवाल की लैंग्वेज को बदला जा सकता है। तो इन द कंटेंस्ट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स
is classified as edible for direct consumption by humans or livestock, while the other options are considered non-edible cake. महुआ, कुसुम, अरंडी और अलसी। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ ऐसी है जो सीधे खाई जाती है, कुछ ऐसी है जो आपके खाने योग्य नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। देखिएगा, महुआ की खली खाने योग्य नहीं है, अखाद्य खली है। और एक और बता दें हम कि खलियां जो होती है वो कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर है। ठीक है, तो खलियां जो होती हैं, ये खलियां कैसी होती है? खलियां कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर का उदाहरण है। इन खलियों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 खाद्य खलियां और नंबर 2 अखाद्य खलियां। नंबर 2 अखाद्य खलियां। जब हम इनकी बात करते हैं तो यहां देखिएगा, सामान्यतः खलियों को मृदा में बुआई से ठीक 30 दिन पहले 4 सप्ताह पूर्व मिलाया जाता है। तो ध्यान रखना, खलियों का प्रयोग मृदा में बुआई से 4 सप्ताह पूर्व, यानी कि 28 दिन एक प्रकार से। लेकिन महुआ की खली इसमें अपवाद है। महुआ की खली में एक तत्व पाया जाता है सैफोनिन। तो ध्यान रखना, महुआ की खली में सैफोनिन तत्व के कारण इसे 60 दिन पूर्व खेत में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर महुआ अखाद्य। कुसुम, अब कुसुम 2 हैं, एक छिली हुई और एक बिना छिली हुई। ये ध्यान रखना आपको, कुसुम जो होती है 2, तो बिना छिली तो इसकी अखाद्य होती है और छिली हुई खाद्य होती है। और छिली हुई जो होती है उसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है, ये भी ध्यान रखना आपको, 7.9% के आसपास। अरंडी अखाद्य है, लेकिन अलसी आपके पास खाद्य खली का उदाहरण है, लाइनम यूसिटेटम। तो डी इसका राइट आंसर है। जबकि अन्य विकल्प आपके नॉन एडिबल के हैं। तो यहाँ पर बताना है कि पशु पोषण और कृषि में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी खली उस श्रेणी में आती है जिसे मनुष्य या पशु द्वारा सीधे उपभोग के लिए खाद्य माना जाता है। तो खाद्य माना जाता है, इसी को लास्ट लाइन पढ़ोगे तो आप गलत आंसर दे दोगे कि आपके अन्य विकल्प अखाद्य खली है। तो आप अखाद्य का नहीं, खाद्य का आंसर बताना। तो खाद्य में कौन सी आती है? आपकी अलसी आती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो डी राइट आंसर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आप सभी को। अगला देखो सवाल, पौधशाला यानी कि नर्सरी में पौधों के रोपण यानी कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनकी ग्रेडिंग के किसी विशिष्ट शारीरिक मापदंड के आधार पर की जाती है, जो रोपण के बाद उनकी सफलता दर और विकास को सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि पौधशाला में पौधों के रोपण की जो बात की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग से पहले उनकी, भाई नर्सरी में जैसे ये नर्सरी है और ये आपका खेत है, तो नर्सरी से जो पौधा आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे यहाँ पर, उससे पहले उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उसकी ग्रेडिंग यानी कि उसका चुनाव जो किया जाएगा,
किस विशिष्ट शारीरिक मापदंड के आधार पर की जाती है। यानी कि आप नर्सरी में जो कोई पौधा लगाए है, उस पौधे को खेत में लगा रहे हैं, तो उसको क्या देख करके खरीदेंगे, ग्रेडिंग का आधार क्या है, ताकि उसकी सफलता और विकास जो है ज्यादा हो। उम्र से खरीदेंगे, पत्तियों से, तने की मोटाई से, तने की मोटाई और ऊंचाई से, किसको ध्यान में रख करके खरीदा जाएगा। पहली चीज नर्सरी। तो नर्सरी ध्यान रखना, वह एक छोटा स्थान है जहां पर पौधों को और बीजों को शुरुआती चरणों में विकसित करने के लिए रखा जाता है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्हें बचाया जा सके। ये ध्यान रखना आप। तो नर्सरी। अब यहाँ पर जो पौधे खरीदे जाते हैं, वो पहला तो ध्यान रखना, एक तो कि तना जो होता है उस तने की मोटाई को ध्यान में रख करके, साथ में तने की मोटाई के साथ साथ उसकी हाइट कितनी है। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा हाइट होगी तो वो अपनी उम्र को भी दर्शा देगा। तो इसका मतलब पौधा जो है उसकी मोटाई और उसकी ऊंचाई को देख करके आप नर्सरी से पौधों को परचेज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी आपका राइट आंसर है। नर्सरी का ध्यान रखना। एक ये भी पूछा जाता है कि नर्सरी का मुख्य रोग, तो नर्सरी का जो मुख्य रोग है वो कौन सा है, ये ध्यान रखना। नर्सरी का मुख्य रोग है डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ कहते हैं इसे, ध्यान रखना आपको। पाइथोप्टेरा जो स्पेसीज है, राइजोक्टेनिया स्पेसीज है, ठीक है, इनके माध्यम से विशेष रूप से फाइटोप्टेरा का प्रकोप ज्यादा होता। तो नर्सरी किस किस की तैयार की जाती है, विशेष रूप से फलों में ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट है पपीता। बाकी नर्सरी में तो सभी को, आम भी नर्सरी में तैयार किया जाता है गुठली से, रूट स्टॉक, फिर बाद में प्रवर्धन किया जाए बडिंग से तैयार करके, फिर बाद में नर्सरी से ट्रांसप्लांट किया जाए। क्योंकि बडिंग नर्सरी में ही कर लेते हैं, ताकि वहां पर उसकी देखभाल अच्छे से की जाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो जैसे पपीता है, जैसे टमाटर है, जैसे प्याज है, मिर्च है, ब्रिंजल है, ठीक है, ब्रिंजल है, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, ये आपको इसी में दिखाई देती है। तो इनकी क्या करते हैं हम, नर्सरी तैयार कर लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, नर्सरी तैयार कर लेते हैं और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला सवाल, बीज द्वारा प्रसारण के संदर्भ में गलत कथन है। द रोंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसमिशन बाय सीड्स। बीज के द्वारा जो प्रसारण यानी कि जो प्रवर्धन की बात हो रही है, कि बीज के द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसके संदर्भ में गलत कथन क्या है। तो कम खर्च व आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड एट लो कॉस्ट एंड इजीली। पादप दीर्घ आयु वाले होते हैं। प्लांट्स आर लॉन्ग लाइव। किस्म सुधार बीज के द्वारा ही किया जाता है और पौधों की लंबाई कम होने के कारण प्रबंधन वे कम होता है। तो इसका मतलब प्रवर्धन जो होता है वो दो प्रकार से, एक तो बाई सीड प्रोपोगेशन होता है और एक बाई, जिसको कह सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो बीज के द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसमें कम खर्चा लगता है, किसी तकनीक की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, पौधे कम समय में तैयार हो जाते हैं। ए सही। पादप दीर्घ आयु वाले होते हैं तो पौधों की उम्र जो होती है इसमें अधिक होती है और पौधे देरी से फल देते हैं, ये भी ध्यान। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, वैरायटी डेवलपमेंट जो होता है या किस्म में जो सुधार होता है वो सिर्फ बीज के द्वारा ही होता है, क्योंकि बीज से ही वैरायटी डेवलपमेंट होने का कार्य होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पौधों की लंबाई कम होने के द्वारा, तो ध्यान रखना बीजू जो पौधे होते हैं, ठीक है, बीजू पौधे जो होते हैं, जो सीड प्लांट्स होते हैं, बीजू पौधे लंबे होते हैं, ठीक है, और बड़े होंगे आकार में अधिक। तो इनमें क्या होता है आपको पता होगा, तो इनका जो प्रबंधन जो व्यय है वो ज्यादा होता है, प्रबंधन व्यय अधिक। तो यहां पर प्रबंधन व्यय जो होता है वो प्रबंधन व्यय अधिक होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है आपके यहाँ। तो डी इसका राइट आंसर दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगला, पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले प्रमुख हार्मोन प्लांट हार्मोन ऑक्सिन
कि जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस में निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल एक अनिवार्य अग्रगामी के रूप में कार्य करता है? प्रिक्योसर, एज ए प्रिक्योसर और है एमिनो एसिड्स। पीजीआर्स की बात करते हैं हम। हार्मोन का अर्थ होता है उत्प्रेरक का कार्य करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स सर्व्स एज एन एसेंशियल प्रिक्योसर in the biosynthesis of auxin, a primary plant hormone that regulates growth and development. Terpenoids, tryptophan, 5-AMP और मेवोलोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा किस में कार्य करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिएगा, ऑक्सिन में आपको पता है कि ऑक्सिन का जो प्रिक्योसर होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। और इसके निर्माण में, इसके संश्लेषण में जिंक का विशेष रोल देखते हैं आपके, ठीक है। अब आगे है, ये रहा ट्रिप्टोफैन, ठीक है। एएमपी, तो ये आइसोपेंटानोल ग्रुप है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आइसोपेंटानोल ग्रुप किस में आता है? तो आइसोपेंटानोल ग्रुप आता है साइटोकाइनिन में, ठीक है। टर्पेनोइड्स, एंटकुरेन, टर्पेनोइड्स और एंटकुरेन, ये किस में आते हैं? जिब्रेलिक एसिड में आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। फिर इसके बाद एक बच जाता है आपके पास एबीए, तो मेवोलोनिक एसिड जो होता है वो एबीए का प्रिक्योसर है। अब एक बच जाता है इथाइलिन, और इथाइलिन किस में आता है? तो मीथियोनिन में, ठीक है। तो इथाइलिन किस में आता है? मीथियोनिन में, मीथियोनिन, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 20 का राइट आंसर है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। टर्पेनोइड्स, इसको एंटकुरेन भी कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड जो होता है उसका प्रिक्योसर है। 5-AMP आइसोपेंटानोल ग्रुप है, आइसोपेंटानोल ग्रुप में साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन। मेवोलोनिक एसिड जो है होता है वो आपके एबीए में देखने को मिलता है। तो 20 का राइट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गाजर की किस्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ कैरोट? डाकस कैरोटा अम्बेलिफेरी, पूसा नयन ज्योति, तो विटामिन ए जो है उस विटामिन ए से रिच है। चेंटेनी, पूसा वृष्टि और पूसा रधे, आपको ये बताना है कि कौन सी नहीं है। तो आपने पूसा रधे, पूसा पल्म, ठीक है, रधे पल्म जिसको कह सकते हैं, सॉरी रधे पल्म आपने देखा होगा, ठीक है। तो पूसा रधे, रधे पल्म, तो आपने ये किसकी है? ये मूली की है। पूसा वृष्टि अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी वैरायटीज, और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पूसा वृष्टि जो अधिक जहां बरसात वगैरह वहां। चेंटेनी जो है आपके डिब्बाबंदी वगैरह में देखा जाता है, और ये आपके यहाँ पर है ही, तो ये डी नहीं। लेकिन दो और वैरायटी, एक पूसा असीता, और एक पूसा रुधिरा, पूसा असीता और पूसा रुधिरा। तो पूसा असीता में क्या होता है? तो एंथोसाइनिन, इसमें तो होता है एंथोसाइनिन, और इसमें होता है आपके कौन सा? पूसा रुधिरा में तो लाइकोपिन की मात्रा सर्वाधिक, लाइकोपिन। डी जो है आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, अधिकांश कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों के विपरीत जिनके फूलों का रंग आमतौर पर पीला होता है, लेकिन लेजनेरिया सिसेरिया के फूलों का विशिष्ट रंग क्या होता है जो इस अन्य प्रजाति से अलग करता है? सवाल अच्छा पूछा है। तो अनलाइक मोस्ट मेंबर्स ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली whose flowers are typically yellow, what is the characteristic color of the flowers of bottle gourd Lesneria ciceria which distinguishes to from other species? देखिएगा, कुकुरबिटेसी, आप इसे कद्दू वर्गीय भी कहते हैं,
ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है, सीड प्रोडक्शन में आधार और प्रमाणित बीज की दूरी अधिक रखनी पड़ती है। तो सवाल भी चलो आपके लिए यही है कि इसमें आधार और प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखी जाती है। कद्दू वर्गीय कह देते हैं इसे हम दियारा खेती के लिए भी यूज किया जाता है, दियारा खेती। पेटा कास्ट, ठीक है, तो पेटा कास्ट में भी देखा जाता है। तो लेजनेरिया सिसरे, बाकी में पीले लौकी के फूल। देखो एक और अंतर है कद्दू वर्गीय में, अगर आप देखेंगे तो कद्दू वर्गीय में फूल जो आते हैं वो फूल सुबह के समय, लेकिन कद्दू ये सॉरी लौकी जो है लेजनेरिया सिसरेरिया, इस लौकी में शाम के समय फूल ओपन होते हैं। इनमें फूल आपको पीले दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सफेद दिखाई देंगे। तो 20 का राइट आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच? ये सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि परवर्धन की बात हो रही है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो ध्यान से परवर्धन दिखाई देगा आपको, लेकिन मैच नहीं है। डहेलिया तो ट्यूबर के द्वारा, बिल्कुल सही है। हल्दी अदरक राइजोम के द्वारा, प्याज कॉर्म द्वारा, ग्लेडुलस कॉर्म के द्वारा, ये घनकंद, ठीक है, ट्यूबर। अब एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है, घनकंद में तो ट्यूबर चल जाएगा आपके। वैसे तो ध्यान रखना, यहाँ हिंदी तो ठीक है, लेकिन यहाँ ट्यूबर लिखा हुआ है, यहाँ कॉर्म, लेकिन ग्लेडुलस में आपके घनकंद दे रखा है, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन प्याज वाला मामला नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो प्याज वाले में क्या आएगा, आपके कॉर्म जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए बड़ा सोच समझ करके इसका आपको क्या देना है, आंसर। तो यहां पर क्या है इसका, प्याज, क्योंकि प्याज और लहसुन में बल्ब आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एगल मार्मोलस एक धीमी गति से बढ़ने वाला फल वृक्ष है जो अपनी औषधि और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। इस पेड़ में फूल आने और फल पकने के बीच का समय का लगभग 12 महीने का होता है, जो कि फलों में सबसे लंबा। ये फल सामान्यतः किस महीने की अवधि में परिपक्व होकर तोड़ाई के लिए तैयार? तो पूरे 12 महीने लग जाएंगे, ध्यान रखना आपको। मार्च अप्रैल जून जुलाई फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर। तो आपको ये देखना है कि कौन से महीने में। तो लगभग अगर आप देखोगे तो पूरा साल भर लगता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, पूरा साल भर। अप्रैल और मई में इसके विशेष रूप से फ्लावर आते हैं, अप्रैल मई में, तो लगभग पूरा साल भर लग जाता है। अब मई से आगे जाओगे तो महीना बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो अप्रैल के आसपास, ये रहा मार्च और अप्रैल, गर्मियां शुरू हो जाती है और गर्मियों में ही आप इसका जूस पीते हैं। ये भगवान शिव के साथ संबंध रखता है, भगवान शिव के साथ संबंध है, और साथ में ही इसमें मार्मेलोसिन तत्व पाया जाता है, मार्मेलोसिन तत्व पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि ये विटामिन B2 का बहुत अच्छा सोर्स है, इसका ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से संतरे की किस्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ ऑरेंज? खासी संतरा, नागपुरी संतरा, कुर्ग संतरा, रूबी। अब रूबी की बात हो रही है, सिर्फ रूबी की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रूबी जिसको कह सकते हैं अनार की किस्म है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रूबी रेड होती तो हम कह देते कि रूबी रेड माल्टा में है। तो डी इसका राइट आंसर जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। तो इसलिए बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी भी इस समय अपने आप में उत्कृष्ट चल रही है और चलनी भी चाहिए, ठीक है। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए बहुत खास हो, इसको और खास बनाने के लिए उत्कर्ष का ये दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ है। 13% का आपको ऑफ मिलेगा जो टॉप कोर्सेज है उनमें, साथ में ही कोर्स की वैलिडिटी रहेगी अब एग्जाम तक। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस मिलेगी वापस, ये ध्यान रखना, लेकिन इस ऑफर में कोर्स लेने पर ही। उत्कर्ष एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लाइव फ्रॉम क्लासरूम चाहे जयपुर से चल रहा हो और चाहे जोधपुर से,
आपके स्टैंडर्ड की फीस है 3700 और प्राइम की फीस है 5400। इस समय कृषि पर्यवेक्षक की शानदार जो आपके विद्यार्थियों की डिमांड और उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्राइस कम है, इस समय खरीद लीजिएगा, आपके पास मौका है, जुट जाइए तैयारियों में और इस बार कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती को क्रैक कर लीजिएगा। जेट 2.0 बैच कृषि में प्रवेश करने का रास्ता जरिया स्टैंडर्ड का 3800, प्राइम की फीस है 5400 रुपए। 12th के साथ जेट का कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की 4900 और प्राइम की 6500 रुपए आपके पास यहाँ पर फीस है। राजस्थान वेटनरी ऑफिसर क्रैश कोर्स वेटनरी का 5500 रुपए और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड की फीस है 7000 रुपए। आरपीवीटी फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की फीस 4600 रुपए और प्राइम की फीस 6100 रुपए 6100। और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की फीस है 2800 और प्राइम की फीस है आपके पास 4100 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच का महापैक स्टैंडर्ड की फीस 5000, प्राइम की 7600 और एग्रीकल्चर का मास्टर पास स्टैंडर्ड का 5500 रुपए आपके पास है। उत्कर्ष ऐप की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इस समय अप टू 90% तक। तो आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बुकशाला पर एक बुक आपको हॉर्टिकल्चर की भी मिलेगी। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके बड़े बुजुर्गों और आपके माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।